हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास सेवा सदन की कहानी सुन रहे हैं और उसके 16 भाग में हम कहानी सुन चुके हैं। आज हम 17वें भाग में कहानी सुनेंगे। जैसा हम करते आए हैं कि पहले की जो कहानी है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो इस उपन्यास की प्रमुख पात्र सुमन है, जैसा आप जानते हैं, और सुमन के पिता कृष्णचंद, जिन्होंने अपनी दो बेटी शोभा और सुमन का बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े ऐशो आराम से उनका पालन पोषण किया है। किंतु परिस्थितियोंवश सुमन का विवाह ऐसी जगह हो जाता है जहां ढंग से खाने पहनने को भी नहीं है, ना ही सुमन के योग्य घर है, ना वर है। किंतु वो वहाँ पर कुछ दिन रहती है, फिर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। और एक दिन सुमन पड़ोस में ही कोई जलसा था, जब उसके पति गजाधर कहीं काम पे गए हुए थे और वो वहाँ चली जाती है। रात को देर से लौटती है। ये चीज़ गजाधर को पसंद नहीं आती है और आपस में झगड़ा होता है और सुमन को क्रोध आता है और क्रोध में वो घर छोड़ देती है। ये उसकी बड़ी गलती थी और जब घर के बाहर आ जाती है तो सोचती है कहाँ जाए। अब अंदर जो है उसके अहंकार कहिए, क्रोधवश कुछ भी कहिए, उसके कारण वो घर नहीं लौटती है। और तभी सामने भोली इनके घर के सामने रहती थी, जो वेश्या कार्य करती है। वो इसको बुला लेती है। ये भी सोचती है कि 2-4 दिन रहेंगे और रह के चले जाएंगे, जबकि सुमन उसको तुच्छ समझती थी, उसके कार्य को। उससे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही गजाधर चाहता था कि उससे बात करे। किंतु इन हालातों में वो जाकर रहती है और उसके पास रहकर भोली उसको ऐसे समझाती है, ऐसे वातावरण देती है उसको कि वो वेश्यावृत्ति में ही लीन हो जाती है। कुछ समय हो जाता है तो पद्म सिंह को पता चलता है, वकील हैं पंडित पद्म सिंह। उन्होंने जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर वो हमारे घर ना आती जाती तो शायद ये परेशानी ना आती। वो विठलनाथ को पत्र लिखते हैं घर आकर कि वो इस समय दाल मंडी में वैश्यव्रत कर रही है। तो विठलनाथ एक समाज सेवक होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, आश्रम उनके सहयोग से चलते हैं। उन्हें ये बात पसंद नहीं आती कि अच्छे घर की लड़की थी और वो वहाँ पहुँच गई। उन्हें नींद नहीं आती उस दिन और वो जाते हैं, सुमन से बात करते हैं सुबह में कि वो जो है इस आचरण को छोड़ दे और उसके रहने खाने का प्रबंध कर दिया जाएगा। सुमन प्रसन्न हो जाती है। वो तो चाहती थी कि किसी तरह निकले, और ऐसा होता है। फिर विधवा आश्रम होता है जहाँ विठलनाथ और पद्म सिंह उसको रख देते हैं और खर्चे का जो है उठाने का कार्य पंडित पद्म सिंह अपने ऊपर लेते हैं। इसी बीच में जो पंडित पद्म सिंह का भतीजा था, वो दाल मंडी जाने लगा था। उसकी सुमन से जान पहचान हुई थी। अब ना ही सुमन जानती थी, ना ही सदन जानता था जो भतीजा था कि इन लोगों में एक दूसरे को जानते हैं या उनके पड़ोसी थे। इधर सुमन को ये लोग आश्रम में रख देते हैं और सदन जो है वो अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसके पिताजी का पत्र आता है कि उसका विवाह तय हो गया है और वो घर लौटा है। वो घर चला जाता है। उसका विवाह भी सुमन की छोटी बहन शोभा से उसके मामा उमानाथ तय करते हैं। जब विवाह तय किया गया था उस समय तक उमानाथ को भी नहीं पता था कि सुमन ने वैश्यव्रत धारण कर लिया है, और बाद में पता चलता है तो वो छिपा ले जाते हैं। जब सदन की बारात लेकर के सदन के पिताजी
मदन लाल पहुंचते हैं उमानाथ के दरवाजे पर, वहाँ पता चलता है कि इसकी जो बहन है वो सुमन है और वो वैश्यव्रत में लीन है, पतित हो चुकी है। ये बात उन्हें पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, उमानाथ को बुलाते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं कि भाई उन्होंने धोखा दिया। उमानाथ बताते हैं कि उनको तब तक पता नहीं था जब तय हो चुका था, और हमारा उससे कोई नाता नहीं है, कभी आती जाती नहीं है, और अब वो वहाँ है भी नहीं, आश्रम में रह रही है, बस जैसा पता चलता है। लेकिन मदन लाल बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, वो कहते हैं किसी भी हाल में वो विवाह नहीं करेंगे, वो अपनी बदनामी नहीं करा सकते हैं, और वो लौट आते हैं। घर आते हैं तो सदन भी चूंकि सुमन को भूला नहीं था और ये केस हो गया तो और भी उसे याद आई, और वो अपने चाचा के साथ फिर लौट आता है। लौटने के बाद उसे सुमन की जो है याद में बहुत फिर वो खोता है, फिर वो जाने का प्रयत्न करता है, अपने आप को समझाता है कि गलत काम है, लेकिन फिर वो जाता है मिलने के लिए। एक दिन वो देखता है कि वो गंगा जब नहाने गया था तो वहां देखा उसको जाते हुए, बात नहीं करता है, लेकिन सब कहानी आगे कैसे चलती है वो हम अब लेखक के शब्दों में सुनते हैं। सदन जब घर पहुंचा तो उसके मन की दशा इस मनुष्य की सी थी जो बरसों की कमाई लिए मन में सहस्रों मंसूबे बांधता है, हर्ष से उल्लसित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगति और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। यह उसके जीवन का वह समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर, अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, जब हमें क्या और क्यों का विकास नहीं होता, सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता। इसके बदले कि वह घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज़ कभी मर्दाने में आती तो वह तेवर बदले घर में आता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता है, इसके बदले वह घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज़ कभी मर्दाने में आती तो वो तेवर बदल कर घर आता और अपनी माँ को हड़े हाथ लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर ना पाया था। आत्म पतन को वह दार्शनिक की उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़िन बैठा ली थी तो सारे गांव ने उसके द्वार पर आना जाना छोड़ दिया था, और इस तरह से उसके पीछे पड़े कि उसे विवश होकर बेड़िन को घर से निकालना पड़ा। निसंदेह वह सुमन बाई पे जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में यह प्रेम उतना अक्षम्य न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर में आ जाना। उसने अब तक सुमन के यहाँ पान तक न खाया था। वह अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर ममत्व की वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी, जो उल्टा स्त्री से संबंध हो जाने के कारण उसके कुल में आच्छादित हो जाती है। वह जनवासे में पंडित पद्म सिंह की बातें सुन सुनकर अधीर हो रहा था। वो डरता था कहीं पिताजी उनकी बातों में ना आ जाएं। उसकी समझ में ना आता कि चाचा साहब को क्या हो गया है। अगर यही बातें किसी दूसरे मनुष्य ने की होती तो अवश्य उसकी जवान पकड़ लेता, लेकिन अपने चाचा से जब वो बहुत दबता था, उसे उसकी प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा होती थी। उसकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सतेज न हुई थी और वाद विवाद तक रहता था। वह जरूर उनसे उलझ पड़ता, लेकिन मदन सिंह की उद्दंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणित कर दिया। इधर से निराश होकर सदन का लालसा पूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद अब उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता। वह पद्म सिंह के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहाँ आकर एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमन बाई को ये बात मालूम ना हो जाए।
वह वहाँ स्वयं तो न रही होगी, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा कि तो कदाचित मुझसे सीधे मुंह बात ना करेगी। संभव है वो मेरी तिरस्कार भी करे, लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा खसकाया और दाल मंडी की ओर चला। प्रेम मिलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने हुए शंका निर्मूल हो गई। वह सोच रहा था, सुमन मुझसे पहले क्या कहेगी और मैं उसका उत्तर क्या दूंगा। कहीं उसे कुछ मालूम हो और वह जाते ही प्रेम से गले लिपट जाए और कहे कि तुम बड़े निठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेमाग्नि को और भी भड़काया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और क्षण में दाल मंडी के निकल आ पहुंचा। पर जिस प्रकार एक खिलाड़ी का लड़का पाठशाला के द्वार पर आकर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन दाल मंडी के सामने आकर ठिठक गया। उसकी प्रेमाकांक्षा मंद हो गई। वह धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आया जहां से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। वहां से उसने कातर नेत्रों से उस मकान के द्वार की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा था। सदन के हृदय से एक बोझा सा उतर गया। उसने कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसा कि उस मनुष्य को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद कर पाता है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोग की पीड़ा के साथ साथ उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार का धैर्य ना होता था। रात को जब सब लोग खा पी कर सोए तो चुपके से उठा और दाल मंडी की ओर चला। जाड़े की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा कोहरे की आड़ में झांकता था और किसी घबराए हुए मनुष्य के समान सवेग दौड़ता चला जाता था। सदन दाल मंडी तक तेजी से आया, पर वहां आकर उसके पैर बंध गए। हाथ पैर की तरह उत्साह भी ठंडा हो गया। उसे मालूम हुआ कि उस समय यहाँ मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद है। सुमन के यहाँ जाऊं तो वो मुझे क्या समझेगी। उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे, वहाँ कौन मुझे पूछता है। उसे आश्चर्य होता, मैं यहाँ कैसे चला आया। मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई। अतः वह लौट पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय वह फिर चला। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधे अपनी राह चला जाऊंगा। उसका मुझे बुलाना ही बतला देगा कि उसका हृदय मेरी तरफ से साफ है। नहीं तो इस घटना के बाद वह मुझे बुलाने ही क्यों लगी। कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, वह मुझे बुलाने के लिए झरोके पर बैठी होगी। उसे क्या मालूम है कि मैं यहाँ आ गया या नहीं। मुझे एक बार स्वयं उसके पास चलना चाहिए। सुमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, और जो नाराज भी हो तो क्या मैं उसे मना नहीं सकता। मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा और उसके आंसुओं से उसके मन का मैल धो दूंगा। वह मुझसे कितनी रूठे, लेकिन मेरे प्रेम का चिन्ह अपने हृदय में नहीं मिटा सकती। आह, वह अगर अपने कमल नेत्रों से आंसू भरे हुए मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या न कर डालूंगा। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं उस चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पण कर दूंगा। तो क्या वह इस अपराध का क्षमा ना करेगी। लेकिन ज्यों ही वह दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसका यह प्रेम कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गई जैसे अपने गांव में संध्या के समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसने सोचा, कहीं वह मुझे देखे और अपने मन में कहे, वह जा रहे हैं कुंवर साहब, मानो सचमुच किसी रियासत के मालिक हैं। कैसा कपटी धूर्त है। ये सोचते हुए उसके पैर बंध गए, आगे न जा सका। इस प्रकार कई दिन बीत गए। रात दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं जो बालू की दीवारें खड़े करती, वो संध्या के समय दल मंडी के सामने अविश्वास के एक झोंके में गिर पड़ती थी। एक दिन वह घूमते हुए क्वींस पार्क जा निकला। वहाँ एक सामान्य तना हुआ था और लोग बैठे थे। प्रोफेसर रमेश दत्त प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर गया और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया, वास्तव में वे वेश्याएं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य है। मैं बहुत बचा नहीं तो कहीं का न रहता। उन्हें अवश्य शहर के बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में न होती तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी न फंसता। दूसरे दिन फिर वो क्वींस पार्क की तरफ गया। आज वहाँ मुंशी अबुल फफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे ध्यान से सुना। उसने विचार किया, निसंदेह वैश्याओं से हमारा उपकार होता है। सच तो यह है, ये ना हो तो हमारे देवताओं की स्तुति करने वाला कोई ना हो। यह भी ठीक से कहा है कि वैश्यागृह ही वह स्थान है जहाँ हिंदू मुसलमान दिल खोलकर मिलते हैं, जहाँ द्वेषवास नहीं है,
जहाँ हम जीवन संग्राम से विश्राम लेने के लिए अपने हृदय के शोक और दुख भुलाने के लिए शरण लिया करते हैं, अवश्य ही उन्हें शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं वरना हमारे समाज पर घोर अत्याचार होगा। कई दिन के बाद वह विचार फिर पलटा खा गया। यह क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वह किसी विषय के दोष और गुण तौलने और परखने के सामर्थ्य न रखता था। अतएव प्रत्येक सफल युक्ति उसके विचारों को उलट पलट देती थी। उसने एक दिन पद्म सिंह के व्याख्यान पर नोटिस देखा। 3 ही बजे से चलने की तैयारी करने लगा और 4 बजे बेनी बाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श पर बिछा रहे थे। वह घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोग आने लगे। आधे घंटे तक वहां हजारों मनुष्य एकत्र हो गए। तब उसने एक फिटन पर पद्म सिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। पहले रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला विट्ठल दास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्तृता रुकी थी, ना कहीं भाषण लालित्य का पता था, ना कटाक्षों का, पर लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनके निस्वार्थ सार्वजनिक कृत्यों के कारण उन पर जनता की बड़ी श्रद्धा थी। उन, उनकी रूखी बातों को लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीता है। उनके पानी के सामने दूसरों का शरबत फीका पड़ जाता। अंत में पद्म सिंह उठे। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई साधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से भरपूर था। भाषा की सरलता और सरसता मन को मोहती थी। बीच बीच में उनके शब्द ऐसे भावपूर्ण हो जाते, सदन के रोए खड़े हो जाते। वह कह रहे थे, हमने वैश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने कोई अधिकार नहीं। ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। ये हमारी कुवासनाएं हैं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ये कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वैश्याओं के रूप धारण किया। यह दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारे पैशाचिक अधर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुंह से उनकी घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत सोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हमें उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और तभी हो सकता है जब वे शहर से बाहर दुर्व्यसनाओं से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान है और अभागिन रमणियां तृण के समान। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उसे दूर कर दीजिए, तब अग्नि आप ही आप शांत हो जाएगी। सदन तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। तब उसके पास वाले मनुष्य व्याख्यान की प्रशंसा करते, बीच बीच में करतल ध्वनि होने लगती तो सदन का हृदय गदगद हो जाता। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि श्रोतागण एक एक करके उठकर चले गए। उनमें अधिकांश वे लोग थे जो वैश्याओं की निंदा और वेश्यागामियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पद्म सिंह की ये उदारता असंगत सी जान पड़ती थी। सदन को व्याख्यानों की ऐसी चोट पड़ी कि जहां कहीं व्याख्यान की खबर पाता वहां अवश्य जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनने और उन पर विचार करने से उसकी राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। अब वह किसी युक्ति की नवीनता पर एकाएक मोहित न हो जाता, वरन प्रमाणों के सत्य सत्य का निर्णय करने में चेष्टा करता। अंत में उसे यह अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्द के आडंबर होते हैं। उनमें कोई मार्मिक तत्वपूर्ण बात या तो होती ही नहीं और वही पुरानी युक्तियां नई बनाकर दोहराई जाती। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई थी। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था के अनुकूल उसके समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि विपक्षियों की नेक नीति को स्वीकार करें। उसे निश्चय था कि जो लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वह सभी विषय वासना के गुलाम हैं। इन भावों को उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दाल मंडी की ओर जाना छोड़ दिया। वह किसी वेश्या को पार्क में फिटन पर टहलती हुई बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दूं। उसका वश चलता तो उस समय वह दाल मंडी की ईंट से ईंट बजा देता। इस समय नाच कराने वाली देखने वाले दोनों ही उसकी दृष्टि में संसार में सबसे पतित प्राणी थे। वह उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता। यद्यपि अभी तक उनके मन में शंकाएं थी, पर इस प्रस्ताव के उपकारी होने से उसे कोई संदेह न था।
इसीलिए वह शंकाओं को दबाना ही उचित समझता था कि कहीं उन्हें प्रकट करने से उसका पक्ष निर्बल न हो जाए। सुमन अब भी उसके हृदय में बसी हुई थी। उसकी प्रेम कल्पनाओं से अब भी उसका हृदय सजग होता रहता था। सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। उन्हीं चिंताओं से बचने के लिए एकांत में बैठना छोड़ दिया। बड़े सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक उधर इधर किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वो नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उससे रूठती तो कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में हाथ डाल देती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े, विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता, आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं, कभी हंसते नहीं दिखाई देते, जीतन उनके लिए रोज दवा क्यों लाता है, उन्हें क्या हो गया है। इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और अपने कमल नेत्रों से में आंसू भरते हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा ना थी, मुझे समझते हो कि ये नीच वैश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वैश्याओं का सा व्यवहार नहीं किया। तुमको तो अपनी प्रेम संपत्ति सौंप दी थी, क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं। सदन भी चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना कि मनुष्य का जीवन अपने हाथों में है, वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। उसका मूल मंत्र यही है कि बुरे क्षुद्र अश्लील विचार मन में ना आने दें। वह बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों को हृदय में पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी ना भूलता। उसी व्याख्यान में उसने यह भी सुना कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता होती है। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ, इसलिए वह विचारों को निर्मूल रखने के यत्न करता। हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक कुविचार हमारे इस जीवन को नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देते हैं। लेकिन औरों ने जो कुछ विकि थे सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना, उसे गांठ में बांध लिया। जैसे कोई दरिद्र मनुष्य सोने की एक गिरी हुई चीज पा जाए, उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि में युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तू अपने भविष्य जीवन को सर्वनाश के डालता है। इस चेतावनी से उसके मन को शांति होती। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की नामी गिरामी वैश्याओं ने एक उर्स किया था। यह वैश्याएं वहां से वापस आ रही थीं। सदन उस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम रंग और रमणीयता का ऐसा अनुभव दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार फिर आंख भरकर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गई जहाँ चलना भूल गया। मूर्ति के समान खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो सुध आई चौका, मन को तिरस्कार करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में कमाई। वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया। मुझ में इतनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने आप को समझाया, केवल इन्हें देखने ही से मैं पाप का भागी थोड़ी ही हो सकता हूँ। मैंने इन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय तो कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा का सौंदर्य दृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। ये सोचते हुए वो आगे चला, पर उसकी आत्मा का संतोष ना हुआ। मैं अपने को ही धोखा देना चाहता हूँ, ये स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है। मुझसे गलती हो गई, हाँ हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य हूँ। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख भी की शोभा जाती रहती है, पर रमणियों का अधर्म उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है।
कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या हो जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे एक और विरक्त करने के लिए इस विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल, पर उन्होंने स्वर्गीय गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं को विक्रय कर डाला है। आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए, कपट, कटाक्ष और कुचेष्टाओं से भरी हुई हैं। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए, कितनी दुर्गंध, विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। वो टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। उसी विचार से आज उसे देर हो गई थी, इसलिए वो उस घाट पर न गया जहाँ वो नित्य नहाया करता था। वहाँ भीड़ भाड़ हो गई थी, अतः वो उस घाट पर गया जहाँ विधवाश्रम स्थित है। वहाँ एकांत रहता है था। कुछ दूर होने के कारण शहर के लोग वहाँ कम जाते थे। घाट के निकट पहुंचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर जाते देखा। तुरंत पहचान गया, यह सुमन थी, पर कितनी बदली हुई। वह लंबे केश केश थे, ना वह कोमल गति, ना हंसते हुए गुलाब के से होंठ, ना वह चंचल ज्योति सी चमकती हुई आंखें, ना वह बनाव श्रृंगार, ना वह रत्न जटित आभूषण की छटा। वह केवल सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख पर नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विफल होकर कई पग बड़े वेग से चला, पर उसका यह रूपांतर देखा तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने की भूल हुई, मानो वो सुमन नहीं कोई और स्त्री है। उसका प्रेमोत्साह भंग हो गया। समझ में नहीं आया कि काया पलट क्यों हो गया। उसने फिर सुमन की ओर देखा। वह उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी। मानो वह उन पिछली बातों को भूल गई है, वो भूलना चाहती है। मानो वह हृदय की दबी हुई आग को बहाना नहीं चाहती। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि मुझे नीच, धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसने एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, निश्चय करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। फिर दोनों की ओर आंखें मिली और मिलते ही हट गई। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ वो अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने मन को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया है और इतनी ही देर में फिर वो कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ नहीं देखा। वह सिर झुकाए उसके सामने से निकल गई। सदन ने देखा उसके पैर कांप रहे थे। वह जगह से ना हिला, कोई इशारा भी नहीं किया। अपने विचार से उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को प्रस्तुत हूँ। पर उसे ये ध्यान न रहा कि मैं अपनी जगह मूर्तिवत खड़ा हूँ। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहता, स्वयं उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वो लौट पड़ा और उसके पीछे अपनी को छिपाता हुआ चला। वो देखना चाहता था सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका लिया। तो श्रोताओं, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे कहानी में हम मिलते हैं। धन्यवाद।